हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज से हम स्टार्ट करते हैं सी टेट के लिए मैराथन क्लासेज। यूपी टेट के लिए हमने मैराथन क्लासेज की थी और वहाँ से डायरेक्टली आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए थे। आज से हम फिर से स्टार्ट करेंगे सी टेट के लिए। ये मैराथन क्लास होगी पेडागोगी की, और ये आपका जो ईवीएस की एनसीईआरटी है 3, 4, 5, वहाँ से जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके डायरेक्टली एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, वही क्वेश्चन उठाएंगे। ठीक है। और इसमें मैं कॉम्बिनेशन रखूँगी हिंदी, सीडीपी और पर्यावरण, तीन सब्जेक्ट का जैसे आपका चल रहा था क्लास, वो करूँगी लास्ट में। अभी मैं सिर्फ जैसे अभी मैं पर्यावरण पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे जितने भी और लगेंगे उन सभी में हम पहले पर्यावरण ख़त्म कर लेंगे। ओके। उसके बाद हम एक बार सीडीपी पूरा रिवीजन कर लेंगे, एक बार हिंदी के मेन टॉपिक पढ़ लेंगे। उसके बाद जो 3 in 1 मतलब 3 चीज़ें जो कंबाइन करके जो वीडियो बनता है, ठीक है, जो मैंने लास्ट टाइम मैराथन करी थी जिसमें हिंदी, सीडीपी और पर्यावरण के मिक्स क्वेश्चन थे, उसके बाद मैं ये स्टार्ट करूँगी। तो अभी मैं टॉपिक वाइज कर लेती हूँ। देखो, ज़्यादा से ज़्यादा आपका मान लो 8 घंटे का ईवीएस रहेगा, ठीक है। 8 घंटे में ईवीएस में पूरी ईवीएस ख़त्म हो जाएगी सीटेट की। ओके। और ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 8 घंटे लगेंगे सीडीपी ख़त्म करने में, उसमें पूरी सीडीपी ख़त्म हो जाएगी। और हिंदी 3 से 4 घंटे में हिंदी ख़त्म हो जाएगी क्योंकि हिंदी जो है, हिंदी ग्रामर जो है पोर्शन, वो सीटेट में ग्रामर बहुत कम पूछता है, सबसे ज़्यादा फोकस होता है पैराग्राफ पे, ठीक है। तो पैराग्राफ पे मैं बता दूंगी कि आपको कैसे करना है। लेकिन ग्रामर तो इसमें ज़्यादा आता नहीं है सीटेट में, तो ग्रामर के अकॉर्डिंग कम ही वीडियो बनेगा। ओके, हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एनसीईआरटी में जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि एलिफेंट के बारे में पूछ लेता है, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रोजेक्ट एलिफेंट, ठीक है। कब आया था? 1992 में आया था। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया था? 1992 में आया था। हाथियों के संरक्षण के लिए क्या होता था कि पहले जितने भी जानवर होते थे ना, उनको क्या उनकी उनकी ट्रैफिक की मतलब उनको उनकी तस्करी की जाती थी, ठीक है। आपको पता है कि जानवरों की स्किन से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, जैसे कि आपको पता ही होगा, ठीक है। तो बहुत सारे लोग क्या करते थे कि जानवरों को बेच लेते थे, उनकी अवैध तस्करी करते थे, उनको बेचते थे, खरीद फरोख्त का मतलब ऐसे ही व्यापार चलाते थे, ठीक है। तो इसी को वो करने के लिए, इसी को रोकने के लिए और हाथियों के संरक्षण के लिए क्या आया था? प्रोजेक्ट एलिफेंट आया था 1992 में, 1992 में आया था, ठीक है। अभी हाथी से रिलेटेड, एलिफेंट से रिलेटेड कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं आपके एग्ज़ाम में, सीटेट में खासकर, ठीक है। तो और वो एनसीईआरटी में दे रखी हैं। जैसे कि जो एलिफेंट का जो झुंड होता है, उसमें सबसे जो बूढ़ी हथनी होती है ना, वो उस झुंड की मुखिया होती है। उस हर्ड की क्या होती है? सबसे बूढ़ी हथनी उस झुंड की मुखिया होती है, ठीक है। और झुंड में क्या होते हैं? जो हाथियों का जो झुंड होता है ना, उस झुंड में ज़्यादातर मादा हाथी होती हैं, मतलब जो फीमेल एलिफेंट होती हैं वो होती हैं, और उनके बच्चे होते हैं। मतलब जो एलिफेंट का झुंड होता है, जो हर्ड होता है, उसमें ज़्यादातर मादा हाथनी होती हैं और उनके बच्चे होते हैं। ओके। एक दिन में हाथी लगभग और क्या करता है, जैसे ही झुंड में जो बेबी एलिफेंट होते हैं, आपको बताया मैंने, झुंड में क्या होते हैं? मादा एलिफेंट होती हैं और उनके बच्चे होते हैं। और वो बच्चे जैसे ही 14 से 15 साल के होते हैं ना, बड़े हो जाते हैं, इट मीन्स, तो वो झुंड छोड़ देते हैं। मतलब मादा एलिफेंट के साथ रहना पसंद नहीं करते हैं वयस्क एलिफेंट, ठीक है। तो जो बड़े एलिफेंट हो जाते हैं, जो वयस्क हो जाते हैं, वो झुंड छोड़ देते हैं बहुत जल्द, ठीक है। और झुंड में कौन कौन होता है? सिर्फ मादा एलिफेंट होती है और बेबी एलिफेंट होते हैं, मतलब 14 से 15 साल तक के एलिफेंट होते हैं। और जैसे ही वो बड़े हो जाते हैं, वयस्क हो जाते हैं, ठीक है, तो वो उनका हर्ड छोड़ देते हैं। और आपके सीटेट में कैसे क्वेश्चन पूछेगा? हाथियों का जो झुंड होता है, उस झुंड में मुखिया सबसे बूढ़ा हाथी नर हाथी होता है, जबकि आपको पता है कि सबसे मुखिया कौन होता है हाथियों के झुंड में? मादा हथनी होती है, ठीक है। और सबसे जो बूढ़ी हो चुकी होती है वो होती है। हाथियों के झुंड में केवल मादा एलिफेंट ही होते हैं और उनके बच्चे होते हैं,
ठीक है। 14 से 15 साल की एज में वो जब बड़े हो जाते हैं बच्चे, तो ग्रुप वो झुंड छोड़कर चले जाते हैं। और आपको पता है एक दिन में हाथी लगभग 100 केजी पत्तियां, घास फूस, झाड़ी ये सब खा सकता है। मतलब हाथी का जो खाना होता है ना, एक दिन का लगभग 100 केजी होता है। इसीलिए लोग कहते हैं हाथी को लाना आसान है, मतलब लेकर आना आसान होता है ना, और उसको पालना मुश्किल हो जाता है ना। ये कहावत तो आपने सुनी होगी ना। अरे जनरली घर में जैसे एसी लगवानी होती है ना, तो लोग क्या बोलते हैं, एसी तो ले आओगे लेकिन उसका बिल कैसे भरोगे ना। वैसे ही हाथी को ले तो आते हैं ना, लेकिन उसको खाना खिलाना आसान नहीं होता है, बहुत बहुत ज़्यादा खाता है ना, इसलिए। ठीक है। और हाथी से रिलेटेड क्या चीज़ है जो आपसे पूछ सकते हैं, एक दिन में हाथी जो है 2 से 4 घंटे ही सोता है। मतलब इतना बड़ा शरीर है, इतना ज़्यादा डाइट लेता है, इतना ज़्यादा खाना खाता है, ठीक है, लगभग 100 केजी तक। और क्या करता है, बस सोता पता है कितना, केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। ठीक है। और एक झुंड में आपको पता है कम से कम 12 से 14 फीमेल हाथी होती हैं, मादा हाथी होती हैं एक झुंड में। और उनके बच्चे होते हैं, कितने होते हैं, लगभग 12 से 14 ही होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं। ठीक है। हाथी को कीचड़ में खेलते हुए और लेटे हुए रहना बहुत पसंद होता है। मतलब जितने भी हाथी होते हैं, या फिर कह लो जितने भी जानवर होते हैं ना, उनको कीचड़ में खेलना बहुत पसंद होता है ना। चाहे वो हाथी हो, भैंस हो, गाय हो, है ना। भैंस भी यही करती हैं ज़्यादातर। गर्मियों में वो लोग क्या करते हैं कि कीचड़ में लेटे रहते हैं, क्योंकि क्या होता है, गर्मी होती है ना भाई, हम लोग को गर्मी लगती है ना, तो उन्हें भी गर्मी लगती है। हालांकि अभी तो मौसम हमारा चल रहा है ठंडी का, लेकिन आप याद करो जब मई जून में गर्मी होती है ना, तो आपको कितनी इरिटेशन होती है, ह्यूमिडिटी जब बढ़ने लगती है। तो जानवरों को भी तो गर्मी लगती है ना, उनकी तो स्किन और मोटी होती है ना। तो हाथी, भैंस, ये जितने एनिमल्स हैं ना, ये क्या करते हैं, कीचड़ में खेलते हैं ज़्यादातर, कीचड़ में लेटे रहते हैं। इससे क्या होता है, वो जो कीचड़ होता है ना, उनकी स्किन को ठंडा रखता है। ठीक है। और उन्हें गर्मी से बचाता है वो कीचड़। ठीक है। तो हाथियों को कीचड़ में लेटे रहना बहुत पसंद होता है, खेलते रहते हैं, लेटे रहते हैं। उनकी स्किन को, हाथियों के जो कान होते हैं ना, बिल्कुल पंखे की तरह होते हैं, बड़े बड़े कान होते हैं ना हाथियों के। और ये हाथी लोग, मतलब ये क्या करते हैं, हाथी लोग बोल रही हूँ, है ना, ये हाथी क्या करते हैं, अपने कान को ऐसे ऐसे हिलाते रहते हैं, मतलब हवा का काम करते हैं, है ना। ये हाथी के जो पंखे की तरह कान कान होते हैं। ठीक है। तो हाथियों से रिलेटेड आपको से इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। पहली बात तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में आया था, हाथियों को शेप करने के लिए, उनके संरक्षण के लिए आया था। ठीक है। एक एक जो हाथियों का झुंड होता है, सबसे बूढ़ी हाथी उसकी मुखिया होती है, ये बात याद रख लेनी है। 100 केजी तक खाता है हाथी खाना, ये याद रख लेना है। 2 से 4 घंटे तक सोता है, ये बात याद रख लेनी है। एक झुंड में 12 से 14 फीमेल हाथी होती है, मादा हाथी होती है, और उनके बच्चे होते हैं, ये बात याद रखनी है बस। और 14 से 15 साल की एज में जो है, जो मतलब बेबी एलिफेंट होता है, ठीक है, जो मेल होता है, मेल बेबी एलिफेंट, वो अपना मतलब ग्रुप छोड़, मतलब हर्ड छोड़ के चला जाता है, झुंड छोड़ के चला जाता है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। घरों की संरचना के बारे में पढ़ते हैं। घरों की संरचना से आपके सीटेट में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसीलिए मैंने इसको उठाया है। ठीक है। इसीलिए इन चीज़ों को लिया गया है। ठीक है, कि कहाँ पे कैसा घर होता है, हमें इस चीज़ के बारे में पढ़ना है कि कहाँ पे कैसा घर होता है। जैसे हमारे जो घर होते हैं ना, वो सीमेंट के होते हैं। ठीक है। कहीं कहीं पे क्या होता है, कहीं कहीं पे इग्लू बनाया जाता है, मतलब बर्फ़ का घर होता है। ठीक है। कहीं कहीं पे क्या होता है, बांस के घर बनाए जाते हैं, क्योंकि हर जगह की जो है परिस्थितियाँ अलग होती हैं, हर जगह की क्लाइमेटिक कंडीशन अलग है। ठीक है। क्या पता कहीं पे बर्फ़ गिर रही हो, क्या पता कहीं पे जल्दी जल्दी ज्वालामुखी आ रहा हो, जल्दी जल्दी तूफान आ रहा हो, जल्दी जल्दी सुनामी आ रही हो, है ना। तो जब हर जगह की क्लाइमेटिक कंडीशन ही अलग है, तो फिर हम अलग अलग अक्षांश और देशांतर में हैं। ठीक है। अलग अलग अक्षांशों पर हम निवास करते हैं, रहते हैं। तो उसी के आधार पे हमारे घरों की संरचना भी होती है, और उसी आधार पे हमारा रहन सहन, लाइफस्टाइल, सब कुछ इसी से डिसाइड होता है। ठीक है। अगर हम बात करें घरों की, तो असम में घर जो है बांस के बने होते हैं, बांस के खंभों पर टिके होते हैं, है ना। जैसे हमारे यहाँ जो घर होते हैं ज़्यादातर इधर उत्तर भारत की अगर हम बात करें, मतलब जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, यूपी की, है ना, ये सारी चीज़ें, तो फिर यहाँ पे घर कैसे होते हैं, मतलब ब्रिक्स के बने होते हैं ना, ईंटों से बने होते हैं। ठीक है।
लेकिन जो असम में घर होते हैं ना वो बांस के खंभों पर टिके होते हैं, मतलब बांस के खंभों पे घर टिके होते हैं, ऊंचे ऊंचे खंभे बनाए जाते हैं। और ये खंभे जो होते हैं 10 से 12 फुट लंबे होते हैं ये खंभे। ठीक है, मनाली जो है हिमाचल प्रदेश में मनाली, यहाँ पे घर पत्थर या लकड़ी के बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। असम में घर किसके बने होते हैं? बांस के खंभों के बने होते हैं। ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, 10 से 12 फुट लंबे होते हैं। मनाली में जो घर होते हैं वो पत्थर या लकड़ी से बने होते हैं। काहे से बने होते हैं? पत्थर या लकड़ी से बने होते हैं। राजस्थान में घरों की दीवारें मोटी होती हैं, और ये दीवारें मोटी मोटी सी दीवारें होती हैं और वो मिट्टी से बनी होती हैं। ठीक है, एवं छत कटीली झाड़ियों से बनी होती हैं। क्यों कटीली झाड़ियों से? देखो, छत कटीली झाड़ियों से बनी होती है क्योंकि राजस्थान में डिजर्ट एरिया है ना। पश्चिम की ओर आएंगे जब हम राजस्थान में, थार का क्षेत्र और ये सब, यहाँ पे क्या होता है, डिजर्ट पाया जाता है। और डिजर्ट में आपको पता है बहुत ज़्यादा मतलब जैव विविधता होती नहीं है। ठीक है, झाड़ियाँ ही पाई जाती होंगी। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होते हैं, कटीली झाड़ियाँ वगैरह ही उग पाती हैं, बारिश होती नहीं होगी, है ना। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, जो वहाँ की जो झाड़ियाँ होती हैं, बुश होती हैं, ठीक है, उन्हीं से उनकी छत बनाई जाती है। और दीवारें जो हैं मोटी मोटी होती हैं और मिट्टी से बनी होती हैं। तो ये चीज़ याद रखनी है। टैपिकोआ केरल में ज़मीन के नीचे उगाया जाने वाला एक प्रकार का फल है। ठीक है, इसे सब्जी की तरह भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो टैपिकोआ के बारे में क्या याद करना है आपको? केरल याद करना है, बस यही पूछेगा आपका। टैपिकोआ कहाँ का है? केरल का है। ब्रेल लिपि के खोजकर्ता कौन है? ब्रेल लिपि के खोजकर्ता फ्रांस के लुइस ब्रेल हैं। ठीक है, कौन है? फ्रांस के लुइस ब्रेल हैं। ब्रेल लिपि में क्या होता है, जो लोग अंधे होते हैं ना, ठीक है, जिन्हें दिखाई नहीं देता है ना, उनको पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, ब्रेल लिपि का प्रयोग करते हैं। और ब्रेल लिपि में क्या होता है, जो लिखे होते हैं ना, जैसे हम लोग किताबों जिनकी आंखें सही होती हैं, नॉर्मल होती हैं, जिन्हें दिखाई देता है ना, वो लोग ईजिली पढ़ लेते हैं। आप लोग कुछ भी आसानी से देख सकते हो। लेकिन जिनकी आंखें नहीं होती हैं, जिन्हें दिखाई नहीं देता है, वो क्या करते हैं, ब्रेल लिपि के माध्यम से पढ़ते हैं। ब्रेल लिपि में क्या होता है, अक्षरों को थोड़ा उभरा करके बनाया जाता है, मतलब थोड़ा सा उभरा रहता है, तो वो टच करके या कैसे भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि क्या लिखा है, और इससे पहले सीखना पड़ता है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में चाय को कहवा कहा जाता है, याद रखना। जम्मू कश्मीर में चाय को क्या बोलते हैं? कहवा बोलते हैं। ठीक है, और इसमें बादाम और इलायची भी मिलाई जाती है। तो जम्मू कश्मीर की चाय काफ़ी मतलब अच्छी होगी। ठीक है, क्योंकि इस चाय में क्या मिलाया जाता है, बादाम और इलायची भी मिलाई जाती है। और याद रखना है, चाय को क्या बोलते हैं जम्मू कश्मीर में? कहवा बोलते हैं। ठीक है, खेजड़ी का पेड़, खेजड़ी का पेड़ कहाँ पे है? राजस्थान में है। ठीक है, खेजड़ी का पेड़ कहाँ पे पड़ते हैं? राजस्थान में पड़ता है। और राजस्थान के जो बिश्नोई लोग हैं, ठीक है, खेजड़ी, राजस्थान में एक गांव है खेजड़ली, है ना। यहाँ के जो बिश्नोई लोग हैं, बिश्नोई समुदाय के लोग हैं, वो शिकार व पेड़ काटने पर प्रतिबंध लगाते थे। क्या करते थे? शिकार, मतलब जानवरों का शिकार करने पे और पेड़ काटने पे बिश्नोई लोग क्या करते थे? प्रतिबंध लगाते थे, आपत्ति करते थे कि भाई हम ना तो पेड़ काटने देंगे, ना ही जानवरों को मारने देंगे। जो खेजड़ी का पेड़ होता है ना, इसकी विशेषता पता है क्या? खेजड़ी का पेड़ जो है रेगिस्तान में कम पानी में भी उग जाता है। क्या करता है, अगर देखो राजस्थान में डिजर्ट एरिया है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, मतलब मरुस्थली एरिया है ना, मरुस्थल है ना राजस्थान में, तो वहाँ पे क्या होता है, पानी की कमी होती है। डिजर्ट है तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे पानी कम होगा ना। तो वहाँ पे क्या होता है कि ये जो खेजड़ी का पेड़ है ना, ये कम पानी में भी उगाता है। और जो खेजड़ी के पेड़ की छाल है ना, ठीक है, इससे दवाइयाँ बनाई जाती हैं। और सबसे विशेष बात ये है कि जो खेजड़ी के पेड़ की लकड़ी है ना, इसमें कीड़े भी नहीं लगते हैं। ठीक है, और इसकी फलियाँ जो हैं उससे सब्जी बनती है। मतलब देखो तो इस पेड़ की क्या खूबसूरती है। पहली बात तो ये कम पानी में उगता है। ठीक है, दूसरी बात क्या है, इसकी छाल से दवाइयाँ बनती हैं। तीसरी बात है, इसकी लकड़ी में ना तो कीड़े लगते हैं। और चौथी बात क्या इम्पोर्टेंट है, इसकी फलियों की सब्जी भी बनाई जाती है। मतलब हर तरीके से ये बेनिफिट दे रहा है लोगों को, है ना, लाभ ही पहुंचा रहा है। इसीलिए जो यहाँ के बिश्नोई समुदाय के लोग थे, ठीक है, वो क्या करते थे, इस पेड़ को काटने पर प्रतिबंध लगाते थे, आपत्ति
जाहिर करते थे कि नहीं, हम इस ना तो यहाँ के पेड़ों को कटने देंगे, इस पेड़ को कटने देंगे क्योंकि ये हमारे लिए बहुत लाभकारी पेड़ है, और ना तो हम यहाँ के जानवरों को शिकार करने देंगे। ठीक है, तो ये बात आपको याद रख लेनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चींटियों की दुनिया के बारे में पढ़ते हैं। चींटियों की दुनिया, सभी चींटियों का काम अलग अलग बटा होता है। क्या होता है कि जितनी भी चींटियां होती हैं ना, उन सभी का काम आपस में बटा होता है कि भाई तुम्हें ये काम करना है। जैसे आपके घर में 2-3 बहनें हो ना, या 2-3 भाई, तो सबका काम बटा होता है ना कि तुझे ये काम करना है, तुझे खाना बनाना है, तुझे झाड़ू पोछा करना है, ठीक है, तुझे सब्जी बनानी है। ठीक है, ऐसे ही चींटियों का क्या होता है, चींटियों की दुनिया में हर चींटी का काम बटा होता है। जो रानी चींटी होती है ना, वो अंडे देती है। अंडे कौन देती है? रानी चींटी देती है। सिपाही चींटी क्या करती है? बिल का ध्यान देती है। ठीक है, बिल में छोटी, जो आपने देखा होगा कभी गौर से, जो चींटियां होती हैं ना, लाइन से निकल रही होती हैं किसी ना किसी बिल से, छेद से। ठीक है, तो जो सिपाही चींटी होती है, मतलब वॉचमैन का क्या काम होता है, सिपाही का क्या काम होता है? गेट का ध्यान रखना ना। वैसे ही जो सिपाही चींटी होती है ना, वो बिल का ध्यान रखती है। जो रानी चींटी होती है, जो क्वीन चींटी होती है ना, वो क्या करती है? अंडे देती है। ठीक है, और बाकी जो चींटियां होती हैं वो मजदूरी का काम करती हैं, जैसे कि भोजन ढूंढ कर लाने का काम करना और छोटे छोटे काम करना। तो ये चीज़ याद रखनी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है कि रानी चींटी अंडे देती है, ये आपको याद रख लेना है, और सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है, ये आपको याद रखना है। और बाकी चींटी क्या करती हैं? मजदूरी का काम करती हैं भाई, खाना वगैरह का जुगाड़ करती हैं। अब हम बात करेंगे मधुमक्खियों की दुनिया के बारे में। अगर हम मधुमक्खियों की दुनिया की बात करें ना, तो हर एक छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है। मतलब आप देखते हैं ना कि मधुमक्खियाँ कहीं भी छत्ता लगा लेती, जैसे पेड़ में लगा लिया, छत में लगा लिया, किसी के घर में लगा लिया। भाई मेरे घर में एक लगा हुआ था मधुमक्खी का छत्ता। ठीक है, तो ये लोग क्या करती हैं, मधुमक्खियाँ छत्ता लगा लेती हैं। तो हर एक छत्ते में क्या होता है? रानी मधुमक्खी होती है। मधुमक्खी के हर एक छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है। ठीक है, और रानी मधुमक्खी का काम क्या होता है? अंडे देना। तो अंडे देने का काम कौन करती है? रानी मधुमक्खी करती है। और मधुमक्खियों के छत्ते में क्या होता है कि जो मेल मधुमक्खी होती हैं उनकी संख्या बहुत कम होती है, मतलब कुछ ही होती हैं मेल मधुमक्खी, बाकी जो होती हैं फीमेल मधुमक्खी ही होती हैं। ठीक है, और रानी मधुमक्खी क्या करती है? अंडे देती हैं। और जो मेल मधुमक्खी होते हैं ज़्यादातर, वो क्या करते हैं? नर मधुमक्खी क्या करती हैं? मजदूरी का काम करती हैं। ठीक है, और बाकी जो मधुमक्खियां हैं वो भी मजदूरी का काम करती हैं। और मधुमक्खियों के अंडे देने का समय पता है कब होता है? अक्टूबर से दिसंबर तक के बीच का जो समय होता है, उसमें क्या करते हैं? मधुमक्खियां अंडे देती हैं। और यही सबसे उपयुक्त समय होता है मधुमक्खी पालन के लिए। ठीक है, तो मधुमक्खी पालन का सबसे सही समय कौन सा है अगर आपसे पूछा जाए, तो ये कौन सा समय है? अक्टूबर से दिसंबर के बीच का समय। ठीक है, रानी मधुमक्खी अंडे देती है। हर एक छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है। और क्या याद रखना है आपको? एक छत्ते में ज़्यादा, मतलब कुछ ही जो होते हैं मेल मधुमक्खी होती हैं, बाकी जो है फीमेल मधुमक्खी होती हैं। ज़्यादातर जो है मधुमक्खी नर मधुमक्खियाँ मजदूरी का काम करते हैं, मतलब खाने वगैरह का जुगाड़ करती हैं। ठीक है, ज़्यादातर मेल मधुमक्खियाँ और फीमेल भी होती होंगी उनके साथ में। ठीक है, एपीकल्चर मधुमक्खी को क्या पालन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। अधिकतर मधुमक्खियाँ क्या करती हैं? वर्किंग का काम करती हैं। ठीक है, मतलब रानी मधुमक्खी का काम हो गया अंडे देना। ठीक है, और जो बाकी की मेल मधुमक्खी है और जो फीमेल मधुमक्खी हैं वो अपना मजदूरी का काम करती हैं। ठीक है, तो ये बात आपको याद रख लेनी है। गोवा, मझगांव, केरल, ठीक है, और कोझिकोड लगभग, देखो गोवा का एक गांव है मझगांव। ठीक है, और वहाँ से मझगांव से कोझिकोड। गोवा, देखो गोवा का एक गांव है मझगांव और केरल का एक गांव है कोझिकोड। वहाँ से वहाँ के बीच में, मतलब मझगांव से कोझिकोड के बीच में लगभग 92 सुरंगें पाई जाती हैं और 2000 पुल पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब क्या हुआ? मझगांव और कोझिकोड के बीच में 92 सुरंगें पाई जाती हैं और 2000 पुल पाए जाते हैं। ठीक है, और मझगांव कहाँ पे है? गोवा में है, और कोझिकोड केरल में है। ठीक है, मलयालम भाषा में वलियम्मा माँ की बड़ी बहन को कहते हैं।
ठीक है। मलयालम भाषा में क्या कहते हैं? वलियम्मा माँ की बड़ी बहन को कहते हैं, अम्मा नानी को कहते हैं, चिट्टप्पन चाचा को कहते हैं और कुजम्मा चाची को कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रख लेनी है कि मलयालम भाषा में किसको क्या कहते हैं, है ना। वलियम्मा माँ की बड़ी बहन को वलियम्मा मतलब मासी को, है ना। मासी तो बोलते हैं माँ की बड़ी बहन को, मैं तो मम्मी ही बोल देती हूँ। मतलब मेरी मासी हैं, बड़ी मासी हैं, तो उनको शुरू से सब लोग मम्मी बोलते थे, तो मैं भी मम्मी ही बोलती हूँ। ठीक है, तो मलयालम भाषा में वलियम्मा माँ की बड़ी बहन को बोलते हैं, अम्मा नानी को बोलते हैं, चिटप्पन चाचा को बोलते हैं, कुजम्मा चाची को बोलते हैं। याद रखना, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक है, एनसीईआरटी का निचोड़ है, 3, 4, 5 के क्वेश्चन रखे रहते हैं। 15 से 20 क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एनसीईआरटी से ही आएंगे, फिर एनसीएफ 2005 से आएंगे। ठीक है, फिर जो पेडोलॉजिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके पेडागोगी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आते हैं आपके। ठीक है, तो जब एनसीईआरटी से 15-20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे पहले हम वही ख़त्म कर लेते हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। गांधीधाम कच्छ गुजरात से अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद तक है। ठीक है, यहाँ का खाना क्या है? ढोकला, चटनी, नींबू चावल, ये सारी चीज़ें। वलसाड गुजरात का एक नगर है, ये ज़िले का मुख्यालय भी है। ठीक है, ये अरब सागर के नज़दीक है, अरेबियन सी के पास है वलसाड गुजरात, है ना। कोझिकोड केरल दक्षिण भारत का एक शहर है। ठीक है, कोझिकोड कहाँ पे है? केरल में है। ठीक है, दक्षिण भारत का एक शहर है। मालाबार तट पर कलिकट है। कलिकट पे क्या हुआ था आपको याद है? मालाबार तट पर कौन सा नगर है? कलिकट है। और कलिकट में क्या हुआ था आपको पता है? कलिकट में क्या हुआ था? कलिकट में क्या हुआ था? सबसे पहले कौन आया था? वास्को डिगामा। भारत में का वास्को डिगामा ही आया था ना, कलिकट में पहुंचा था। कलिकट में जब जमोरिन ने उसका स्वागत किया था, ठीक है, तो वास्को डिगामा सबसे पहले कहाँ पहुंचा था? कलिकट में पहुंचा था। ठीक है, और वहाँ के राजा उस समय जमोरिन थे, उन्होंने उनका इतना स्वागत किया था, इतना स्वागत किया था। ये हमने हिस्ट्री की कुछ बातें बता दी जो अभी मुझे याद आ गई। कोट्टायम भी केरल का एक नगर है। ठीक है, कोट्टायम जो है केरल का क्या है? एक नगर या टाउन है। मालाबार केरल में है, पश्चिमी घाट अरेबियन सी के बीच में। ठीक है, भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिमी तट पर एक संकीर्ण सा तटवर्ती मार्ग है मालाबार। ठीक है, इतना याद रखना, केरल में है, पश्चिमी ओर है। काठियावाड़ कहाँ पे है? उत्तर में कच्छ और दक्षिण में अरब सागर के बीच में है। ठीक है, तो ये काठियावाड़ कहाँ पे पड़ता है? कच्छ गुजरात में पड़ता है। ठीक है, इसके उत्तर में कच्छ गुजरात है और दक्षिण में क्या है? अरेबियन सी है, और भारत के पश्चिमी छोर पर है ना गुजरात वगैरह। ठीक है, तूतीकोरिन कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। कन्नड़ कहाँ से है? गोवा से। मंगलौर का जो तट है वो कन्नड़ तट कहलाता है, और मंगलौर कहाँ पे है? कर्नाटक में है। तूतीकोरिन तमिलनाडु में। अब हम पढ़ते हैं कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में। ठीक है, ये क्या है? ये एक वेट लिफ्टर है। कर्णम मल्लेश्वरी कौन है? एक वेट लिफ्टर या भारोत्तोलक हैं। ठीक है, कर्णम मल्लेश्वरी कहाँ से है? ये क्वेश्चन आपका ना जाने कितनी बार आ चुका है सीटेट में। ठीक है, तो कर्णम मल्लेश्वरी कौन है? ये एक वेट लिफ्टर या फिर भारोत्तोलक हैं। ठीक है, और कर्णम मल्लेश्वरी कहाँ से हैं? आंध्र प्रदेश से हैं। ठीक है, कर्णम मल्लेश्वरी जब 12 साल की थी तब से इन्होंने वेट लिफ्टिंग करना शुरू कर दी थी। ठीक है, कोई भी जो भी इंसान होता है, कोई भी अपने पैशन को जब लोग फॉलो करना शुरू करते हैं, जैसे कि हमने सचिन के बारे में भी पढ़ा है कि उनको बचपन से ही क्रिकेट खेलने का भी बड़ा शौक था, है ना। वैसे ही कर्णम मल्लेश्वरी ने क्या किया था? इन्होंने 12 साल से वेट लिफ्टिंग स्टार्ट कर दी थी। कहाँ की थी ये? आंध्र प्रदेश की थी। ओके, इन्होंने 130 किलोग्राम तक का वेट उठाया है। ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चन बनता है कि कर्णम मल्लेश्वरी ने कितने किलो तक का वेट उठाया है? 120 किलो तक का। 12 वर्ष की आयु में इन्होंने वेट लिफ्टिंग की शुरुआत कर दी थी, और ये आंध्र प्रदेश की हैं। 3 क्वेश्चन आपके बन गए इनसे। ठीक है, इनकी 4 बहनें हैं, मतलब कर्णम मल्लेश्वरी की 4 बहनें हैं, वो भी वेट लिफ्टिंग का ही काम करती हैं। ठीक है, वेट लिफ्टिंग करती हैं। कर्णम मल्लेश्वरी के पिता जो हैं वो कांस्टेबल हैं। ठीक है, कर्णम मल्लेश्वरी ने 29 अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीते हैं। कितने मेडल जीते हैं? 29,
अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीते हैं। ये पहली महिला है जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता है। ठीक है, ये भारत की पहली महिला हैं जो ओलंपिक में मेडल जीते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि फूलों की घाटी। फूलों की घाटी कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। ठीक है, राजाओं की घाटी, किंग ऑफ वैली ऑफ किंग, ये कहाँ पे है? मिस्र में है। चुंबी घाटी कहाँ पे पड़ती है? सिक्किम में। ठीक है, नेलोंग घाटी कहाँ पे पड़ती है? उत्तराखंड में। माना या नीति घाटी फिर माना या नीति एक दर्रा भी पड़ता है। ठीक है, तो ये कहाँ पे है? माना घाटी उत्तराखंड की है। ठीक है, गलवान घाटी कहाँ पे? देखो, गलवान घाटी वाला एरिया तो डिस्प्यूटेड है ही। ये भारत के मतलब नॉर्थ एरियाज में है, जहाँ पे लद्दाख में है, वहीं पे गलवान घाटी है। और इधर ही क्या है? अक्साई चीन ने अवैध कब्जा भी कर रखा है। ठीक है, अक्साई चीन का कुछ पार्ट है। ठीक है, बटरफ्लाई घाटी कहाँ पे है? असम में है। किंता केलोंग घाटी कहाँ पे है? बटरफ्लाई घाटी भी याद रखनी है सबसे पहले। सबसे ज़्यादा याद रखनी है किंग वैली। ठीक है, सबसे ज़्यादा किंग वैली आपको याद रखनी है। और फूलों की घाटी, यहाँ से तो क्वेश्चन हर साल आपके सीटेट में पूछे गए हैं। फूलों की घाटी उत्तराखंड। ठीक है, और आपकी क्या इंपॉर्टेंट है? राजाओं की घाटी इंपॉर्टेंट है, ये मिस्र में है। चुंबी घाटी सिक्किम में है, पूछी जा सकती है। नेलोंग घाटी पूछी जा सकती है। ठीक है, बाकी आपकी बटरफ्लाई घाटी असम में है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। किंता केलोंग घाटी मलेशिया में है। मरखा घाटी लद्दाख में है। पिंडर घाटी कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। लाहुल या स्पीत घाटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ से जो मैं क्वेश्चन पढ़ा रही हूँ ना, ये सीटेट में भी आएंगे और सुपर टेट में भी यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से करनी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जुलू कबीले, ये कहाँ पे पाए जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। साइलेंट वैली मोस्ट इम्पॉर्टेंट, साइलेंट वैली कहाँ पे है? केरल में है। ठीक है, तो साइलेंट वैली कहाँ पे पड़ती है? केरल में। कांगड़ा घाटी कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। कांगड़ा घाटी कहाँ पे पड़ती है? हिमाचल प्रदेश में। जुकू घाटी कहाँ पे है? नागालैंड और मणिपुर में है। ओके, अब हम बात करेंगे कुछ फूलों के बारे में। ठीक है, जो आपके सीटेट एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात करें कचनार फूल, तो कचनार के फूल कहाँ पे पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, कचनार के फूल कहाँ पे ज़्यादातर मिलते हैं? उत्तर प्रदेश में मिलते हैं। केले के फूल, देखो जहाँ पे जो चीज़ें ज़्यादा पाई जाती हैं वो स्पेशल प्लेस के बारे में बात की गई है। ऐसा नहीं है कि अब हम कह दें केरल के फूल कहाँ पे दिखने को ज़्यादा मिलेंगे, तो केरल में मिलेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि केरल में मिलेंगे तो और किसी स्टेट में मिलेंगे ही नहीं, है ना। इसको इसलिए बोला गया है कि जहाँ पे ज़्यादा मतलब ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं वहाँ पे फोकस किया गया। तो कचनार, अगर हम बात करेंगे कचनार के फूल की, तो वो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ओके, अगर हम केले की फूल की बात करेंगे तो वो केरल में हो जाएगा। सहजन, सहजन का जो फ्लावर होता है, फूल होता है, वो कहाँ पे पाया जाता है? सहजन महाराष्ट्र। सहजन मतलब मोरिंगा, है ना, मोरिंगा के जो फ्लावर होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं? महाराष्ट्र में। गुलदाबरी, ठीक है, गुलदाबरी या मैरीगोल्ड के जो फूल हैं, जेनिया के फूलों से कपड़े रंगने, मतलब कपड़े के रंगने का रंग भी बनता है। ठीक है, ये सारी चीज़ों को याद रख लेना है आपको। और ये जितने भी फूल हैं ना, जैसे केले के फूल, सहजन, है ना, ये इन सारी की सब्जी भी बनाई जाती है। सहजन की तो सब्जी, आपने मोरिंगा की सब्जी खाई ही होगी। ठीक है, केले के फूल की भी सब्जी बनती होगी। ठीक है, तभी तो लिखा हुआ है और बनती भी है। ओके, अब हम बात करेंगे मधुबनी पेंटिंग्स के बारे में, जहाँ से हर साल जो है सीटेट के पेपर में क्वेश्चन बनता है। अगर हम मधुबनी की बात करें तो मधुबनी जो है बिहार का एक ज़िला है। ठीक है, बिहार का एक ज़िला है। ठीक है, और उसी के नाम पर जो है इस पेंटिंग का नाम भी पड़ा हुआ है। यहाँ पे घरों की दीवारों पर चित्रकारी की जाती है। क्या की जाती है? घरों की दीवारों पर चित्रकारी की जाती है। और मधुबनी जो है एक लोक कला या फोक आर्ट का एक प्रकार है। मधुबनी पेंटिंग क्या है? एक लोक कला या फिर फोक आर्ट का एक प्रकार है। और ये कहाँ पे है? मधुबनी पेंटिंग कहाँ पे है? बिहार में है, बिहार के मधुबनी ज़िले में। ठीक है, ये जो पेंटिंग जो की जाती है, इसमें क्या कैसे की जाती है पेंटिंग, अभी बताते हैं।
क्या किया जाता है कि जो चावल का आटा है ना, इस पेंटिंग को करने के लिए क्या किया जाता है, चावल की आटा में कुछ नेचुरल कलर मिलाए जाते हैं। ठीक है, चावल के आटे में कुछ प्राकृतिक रंगों को मिलाया जाता है, और ये जो रंग होते हैं ना, ये नील या इंडिगो के होते हैं ये रंग। इसमें कुछ फूलों के रंग को मिलाया जाता है, हल्दी को मिलाया जाता है, और कुछ अलग अलग रंग फूलों के रंगों को मिला करके रंग बनाया जाता है। ठीक है, और फिर उसी रंग से जो है पेंटिंग की जाती है। तो आपको क्या याद रखना है कि ये जो मधुबनी है, ये बिहार का एक ज़िला है, उसी के नाम पर इसका मतलब मधुबनी पेंटिंग बनती है। ठीक है, और ये फोक आर्ट का एक प्रकार है, मतलब लोक कला का एक प्रकार है मधुबनी पेंटिंग। और इस पेंटिंग को करने के लिए चावल के आटे में प्राकृतिक रंगों को मिलाया जाता है। ठीक है, कौन कौन से मतलब जो है रंगों को मिला, मतलब कुछ फूलों के रंग होते हैं, और उसमें हल्दी, चावल के आटे में हल्दी, फूलों के रंग, ये सारी चीज़ें मिलाई जाती हैं। और इसमें ह्यूमन, उसके बाद क्या करते हैं, पेंटिंग में क्या क्या बनाया जाता है, इसमें ह्यूमन मतलब मानव को बनाया जाता है, मतलब मनुष्यों को बनाया जाता है, जैसे मेल और फीमेल को बनाया जाता है पेंटिंग में। पेड़ों की पेंटिंग की जाती है, पेड़ों को दिखाया जाता है पेंटिंग में, फूलों और पत्तियों को दिखाया जाता है, चिड़ियों को दिखाया जाता है। ठीक है, और अलग अलग चित्रों को दिखाया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें यूपी में कन्नौज, तो कन्नौज क्या है, इत्र के लिए बहुत फेमस है। मतलब हर जगह में यूपी में कुछ ना कुछ फेमस होता है ना। जैसे कि अगर मैं अपने हरदोई की बात करूँ ना, तो मैं बता देती हूँ, यहाँ पे एक शॉप है ना, यहाँ पे डोसा बनता है। ठीक है, तो बहुत दूर के लोग यहाँ पे डोसा खाने आते हैं, यहाँ का डोसा बहुत फेमस है। वैसे ही क्या है कि जो यूपी में कन्नौज है ना, ये परफ्यूम या इत्र के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, और यहाँ तो जो कन्नौज है वो किसके लिए फेमस है, इत्र के लिए फेमस है। ठीक है, और मिट्टी में गोबर मिलाकर ज़मीन में लीपने से, आपने देखा होगा गांव में जो है गोबर से लिपाई होती है। जैसे आप लोग अपने घरों को साफ़ करते हो, ठीक है, पोछा लगाते हो, झाड़ू लगाते हो ना, वैसे ही गांव में भी झाड़ू लगाते हैं, लेकिन पोछा तो लगा नहीं सकते हैं क्योंकि मिट्टी की ज़मीन होती है ना वहाँ पे। तो मिट्टी की ज़मीन में कीड़े मकोड़े ना लगें। ठीक है, ये सीटेट का क्वेश्चन पूछा गया था, प्रीवियस ईयर उठा के देखना, उसमें पूछा गया था कि ज़मीन को गोबर से क्यों लीपते हैं। ठीक है, तो उसमें एक ऑप्शन था ताकि उसमें कीड़े मकोड़े ना लगें, बहुत सारे ऑप्शन थे 3-4, और उसमें एक ऑप्शन था कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए। तो गोबर से इसीलिए लीपते हैं ज़मीन को ताकि कीड़े मकोड़े ना लग सकें। ठीक है, नीम व कीकर की लकड़ी में दीमक नहीं लगता है। आपको पता होगा जैसे कि लोहे में जंग लग जाती है ना, तो लोहा ख़राब हो जाता है। ठीक है, वैसे ही जितनी भी लकड़ी होती है ना, तो लकड़ियों में नमी के कारण क्या होता है, उसमें दीमक लगने लगता है। ठीक है, दीमक मतलब एक कुछ मतलब छोटे छोटे कीड़े होते हैं, लग जाते हैं, और कुछ फफूंदी की तरह दिखने लग जाते हैं, मतलब कवर कर लेते हैं वो एरिया, उसे दीमक बोलते हैं। मैंने ये सब चीज़ें रियल लाइफ में मतलब देखा है प्रैक्टिकली इन सब चीज़ों को, क्योंकि मैं गांव से ही बिलोंग करती हूँ, तो मैं ये सारी चीज़ें देखती रहती हूँ। ठीक है, गांव और शहर दोनों का एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो नीम व कीकर की लकड़ी में दीमक नहीं लगता है, और बाकी सारी जो लकड़ियाँ होती हैं ना, उसमें दीमक लगता है। ये बात आपको याद रख लेनी है। गाजी खान कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। ये सोहना गांव कहाँ पे है, ये भी क्वेश्चन बनते हैं, ये सारे याद रखना। तो ये सोहना गांव कहाँ पे है, हरियाणा में है। वेलवनिका गांव कहाँ पे है, कर्नाटका में है, पूछा गया है। नल्ला मल्ला गांव कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। भैया ये जितने गांव हैं सब याद रखना। बाजार गांव कहाँ पे, महाराष्ट्र में है। मुख्तारपुर गांव कहाँ में है, आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली ज़िले में है। ठीक है, हिलागुंडी गांव कहाँ पे है, कर्नाटका में है। ठीक है, बच्चों की पंचायत किसने लिखी, बच्चों की पंचायत भीमा सिंह से रिलेटेड है। ठीक है, इसको भी याद रख लेना है। गीजू भाई बदेखा कौन थे। ठीक है, तो गीजू भाई बदेखा कौन थे, ये एक राइटर थे। गीजू भाई बदेखा एक लेखक थे, गुजरात के थे, और ये बच्चों के बारे में बच्चों की कहानियाँ व पत्र आदि लिखते थे, जिसको मतलब बच्चे पढ़ने में इंटरेस्ट लेते हों। ठीक है, पक्षियों द्वारा अंडे, अब हम बात करेंगे कि पक्षियों द्वारा अंडे जो है देने के लिए प्रयुक्त स्थान, यहाँ से भी आपके सीटेट में क्वेश्चन बनते हैं,
और हर ईयर जो है कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर हम बात करें, सबसे पहले बात करते हैं कलचिड़ी। कलचिड़ी जिसे इंडियन रॉबिन बोलते हैं, ये जो है पत्थरों के बीच में घोंसला बनाता है ना। आपको 4-5 जो है बर्ड्स के नेम दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि कौन से बर्ड्स कहाँ पे अंडे देती है। ठीक है, तो जो इंडियन रॉबिन या जिसे आप हिंदी में कलचिड़ी बोलते हो, ये पत्थरों के बीच में घोंसला बनाती है। ठीक है, और वहीं पे अंडे देती है। ठीक है, तो इंडियन रॉबिन कहाँ पे अंडा देते हैं या कलचिड़ी? पत्थरों के बीच में अंडा देते हैं घोंसला बना के। ठीक है, घास की टहनियों से जड़े, ऊन, बाल, रुई आदि ये सारी चीज़ें इकट्ठे करते हैं ना। जितने भी बर्ड्स होते हैं ना, काहे से अंडे बनाते हैं भाई? घास फूस, जड़े, ऊन, बाल, ठीक है, इन्हीं सारी चीज़ों से अपने घोंसले बनाते हैं। ठीक है, इंडियन रॉबिन कहाँ पे घोंसला बनाती हैं? पत्थरों के बीच में बनाती हैं। कौवे की अगर हम बात करें, कोयले घोंसले में लोहे के तार, लकड़ी की शाखा आदि का प्रयोग करते हैं। मतलब सब लोग अपना घोंसला अलग अलग प्रकार से बनाते हैं। जैसे कि इंडियन रॉबिन जो है घास की टहनियाँ, जड़े, ऊन, बाल, रुई, इससे घोंसला बनाती है। ठीक है, वैसे ही कौवा जो है अपने घोंसले जब बनाता है ना, तो वो लोहे के तार का प्रयोग करता है और लकड़ी की शाखा का प्रयोग करता है, उससे जो है घोंसला बनाता है। ठीक है, और क्या होता है कि कौवे के घोंसले में कोयल जो है कौवे के घोंसले में अंडे दे देती है। क्या करती है? कोयल जो है कौवे का घोंसला देखती है तो उसी में अंडे दे देती है, और कौवा कोयल के बच्चों को अपने ही बच्चे समझ के पालता रहता है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें याद रख लेनी है। फाख्ता, अगर हम बात करें फाख्ता की, फाख्ता या कैक्टस के कांटों के बीच मेहंदी की मेड़ में घोंसला बनाती। फाख्ता जो है कैक्टस के कांटों के बीच में या फिर मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाती है। जो फाख्ता नाम की बर्ड है, ठीक है, ये कैक्टस के कांटों के बीच में या फिर मेहंदी के मेड़ में घोंसला बनाती है। और जो गौरैया होती है, स्पैरो होती है, ये कहीं भी अपना घोंसला बना लेती है। जैसे छत पे भी बना लेगी, अलमारी में भी बना लेगी, है ना, छप्पर में भी बना लेगी। छप्पर होते थे ना गांव में, वहाँ भी वो कहीं भी बना लेती है। ठीक है, दार्जिन चिड़िया जो है पत्तों की सीकर में अंडे देने के लिए तैयार करती है अपना घोंसला। कहाँ पे? पत्तों की सीकर में। ठीक है, शक्कर खोरा जो है एक बर्ड है, ये पेड़ झाड़ी पर लटकता हुआ घोंसला बनाती है। कैसा घोंसला बनाती है? लटकता हुआ, मतलब जो लटकता हुआ नहीं, कीप जैसे दिखाई देता है, वैसा घोंसला बनाती है झाड़ियों में। ठीक है, तो शक्कर खोरा कैसा घोंसला बनाती है? बस इतना याद रखना है कि लटकता हुआ घोंसला बनाती है। और अपने घोंसले में बाल, रुई, छाल, कपड़े आदि का प्रयोग किया। वीवर पक्षी जो है, नर वीवर अपने घोंसले बनाते हैं, और मादा वीवर जो है अंडे देने का काम करती है। अंडे देने एवं सही घोंसले का चुनाव करती है। ठीक है, तो इसमें क्या याद रखना है कि वीवर पक्षी जो है, नर वीवर घोंसला बनाते हैं, और मादा वीवर जो है पहले देखती है कि घोंसला सही बना है कि नहीं बना है, सही घोंसले का चुनाव करती है, फिर मादा जो है वीवर जो है अंडे देती है। ये चीज़ याद रखनी है। पक्षियों के बारे में अच्छा एक बार फिर से मैं बता देती हूँ, याद आपको क्या क्या रखना है। सबसे पहले याद रखना है, कलचिड़ी के बारे में बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। तो कलचिड़ी क्या करती है? पत्थरों के बीच में अपने अंडे घोंसले बनाती है और वहीं पे अंडे देती है, कलचिड़ी या फिर इंडियन रॉबिन। और जो है अपना घोंसला घास की टहनियाँ, जड़े, ऊन, बाल, रुई आदि बिछा करके घोंसला बनाती है। कौवा जो है अपने घोंसले में लोहे का तार का प्रयोग करता है और लकड़ी की शाखा का प्रयोग करता है। ठीक है, कोयल कौवे के घोंसले में अंडे देता है। कोयल कहाँ पे अंडे देता है? कौवे के घोंसले में अंडे देता है। कौवा कोयल के बच्चों को अपना ही बच्चा समझ के पाल लेता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। फाख्ता जो है कैक्टस के कांटों के बीच और मेहंदी के मेड़ में अपना घोंसला बनाती है। ठीक है, गौरैया कहीं कहीं अलमारी या छत में अंडे देती है और वहीं पे अपना घोंसला बनाती है। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। दार्जिन चिड़िया पत्तों को के सीकर में अंडे देने के लिए तैयार करती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें याद रखनी है। और शक्कर खोरा के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट क्या याद रखना है कि ये पेड़ की झाड़ी पर लटकता हुआ घोंसला बनाती है और घोंसले में बाल, रुई, छाल, ये सारी चीज़ें प्रयोग करती है। ठीक है, वीवर पक्षी जो है, नर वीवर जो है पहले घोंसला बनाते हैं और फिर मादा वीवर क्या करती है? देखती है कि सही घोंसला कौन सा है, फिर उसमें अंडे देती है। अब हम कुछ जानवरों के दांतों के बारे में पढ़ते हैं और वहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं।
गाय के जो दांत होते हैं ना वो छोटे होते हैं और नुकीले होते हैं। नुकीले क्यों होते हैं? ताकि काटने के लिए जो है मतलब कुछ भी काट कर खाना हो, जैसे घास है, झाड़ियाँ हैं, ठीक है, इन सब चीज़ को काट के खाते हैं ना जानवर, तो आगे के दांत क्या होते हैं? नुकीले होते हैं गाय भैंस इन सब के, और पीछे के दांत थोड़े चपटे होते हैं चबाने के लिए। ऐसे मतलब वो लोग बहुत देर तक पीसते हैं ना खाना को, कोई भी गाय हो या भैंस हो, तो उसके पीछे के दांत चपटे बने होते हैं और आगे के दांत नुकीले बने होते हैं। बिल्ली कुत्ते के दांत नुकीले होते हैं। क्यों क्यों होते हैं कुत्ते बिल्ली के दांत नुकीले? क्योंकि वो मांस को फाड़ करके खाते हैं ना, और इसलिए उनके दांत नुकीले होते। सांप के दांत भी नुकीले होते हैं लेकिन वो मांस नहीं खाता, ठीक है। बिल्ली कुत्ते के दांत तो नुकीले होते हैं क्योंकि उन्हें मांस फाड़ के खाना होता है, लेकिन सांप के दांत भी नुकीले होते हैं बट वो मांस तो नहीं खाता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। जो गिलहरी होती है ना, आपने देखा होगा गाँव में या फिर कहीं भी, ठीक है, तो उसके दांत क्या होते हैं? हमेशा बढ़ते रहते हैं। तो इसकी विशेषता आपको याद रखनी, जहाँ पे जो विशेषता मिल जाए वो चीज़ आपको याद रख लेनी है। तो क्या याद रखना है? गिलहरी के दांत जो होते हैं हमेशा बढ़ते रहते हैं। ओके, क्या याद रखना है? गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली ज़िले का मुख्तारपुर गांव है, ठीक है। मुख्तारपुर गांव में क्या है? आंध्र प्रदेश में एक ज़िला है, ठीक है, पोचमपल्ली, ठीक है। और उस पोचमपल्ली ज़िले में एक गांव है मुख्तारपुर, और इस गांव के ज़्यादातर लोग जो हैं बुनकर परिवार के हैं। कौन है? बुनकर परिवार के हैं, ठीक है। बुनाई को ही मतलब उनके जीवन का आधार क्या है? उनकी आय का आधार क्या है? बुनाई है, ठीक है। और बुनाई को ही क्या कहा जाता है? पोचमपल्ली, ठीक है। तो पोचमपल्ली एक प्रकार की बुनाई है और इसी नाम पर उस गांव का नाम भी पड़ गया होगा, ठीक है। और यहाँ पे खिलौने या इत्र का भी काम किया जाता है, लेकिन मुख्य काम क्या है? बुनाई करना। और काहे की बुनाई करना? चटाइयों की बुनाई करना। चटाई जो आप लोग घरों में बिछा के बैठते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें भी याद रख लेनी है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। कुल्लू का जो है शॉल फेमस है, ठीक है। कुल्लू किसके लिए फेमस है? शॉल के लिए। मधुबनी किस लिए फेमस है? पेंटिंग्स के लिए। असम किस लिए फेमस है? रेशम के लिए। कश्मीर कढ़ाई के लिए फेमस है, और बुनाई के लिए आंध्र प्रदेश का पोचमपल्ली गांव का मुख्तारपुर गांव फेमस है, ठीक है। चींटी सूंघ कर एक दूसरे के पीछे चलती। चींटियां जो है एक लाइन से एक दूसरे के पीछे चलती है ना, तो एक दूसरे की स्मेल सूंघते सूंघते चलती हैं, ठीक है। मच्छर पैरों की तलवे की गंध व शरीर की गर्मी से हमें ढूंढते हैं। हमारे शरीर की जो गर्मी होती है, ठीक है, और जो हमारे पैर तलवों की गंध होती है, ठीक है, उससे हमें ढूंढते हैं, ठीक है। सांप के बाहर कान दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। जमीन के कंपन को सुनकर वो महसूस करते हैं, ठीक है। तो सांप क्या करते हैं? सांप के कान जो है बाहर दिखते तो नहीं है, लेकिन वो जमीन के कंपन को सुनकर महसूस करते हैं, ठीक है। रेशम का कीड़ा क्या करता है कि कई किलोमीटर दूर से, रेशम का जो कीड़ा होता है वो कई किलोमीटर दूर से भी जो फीमेल रेशम का कीड़ा होती है उसकी गंध से उसे ढूंढ लेता है। मतलब उसकी जो फीमेल होती है, मादा रेशम की कीड़ा होती है, उसको कई किलोमीटर उसकी गंध से फील कर लेता है, ढूंढ लेता है, ठीक है। बाघ जो है अंधेरे में हमसे 6 गुना ज़्यादा देख सकता है। मतलब जो ह्यूमन बीइंग है, जो हम लोग हैं, हमसे 6 गुना ज़्यादा अधिक जो है अंधेरे में बाघ देख सकता है, ठीक है। इट मीन्स क्या है? बाघ जो है आपका अंधेरे में भी शिकार कर सकता है। ये मत सोचना कि आप अंधेरे में हो तो वो आपको देख नहीं पाएगा। अंधेरे में आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन वो आपसे 6 गुना ज़्यादा आपको देख सकता है, ठीक है। हवा की कंपन से बाघ क्या करते हैं? हवा के कंपन व मूंछों के द्वारा जो है लोगों की आहट को भांप लेता है, ठीक है। कोई उसके आसपास मौजूद है या नहीं है, वो हवा के कंपन से भांप लेता है और अपनी मूंछों के द्वारा भांप लेता है। बाघ जब गुर्राता है ना, टाइगर गुर्राता है ना, दहाड़ता है ना, ठीक है, तो उसकी जो गुर्राहट है ना, उसको 3 किलोमीटर से दूर से सुना जा सकता है। कितने किलोमीटर दूर से? 3 किलोमीटर दूर। ये चीज़ आपको याद रख लेनी है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि कितने किलोमीटर से देख सकता है। कानों को डायरेक्ट फिक्स करके वो घुमा सकता है, ठीक है। कैसे घुमा सकता है कानों को? डायरेक्ट फिक्स करके।
अलग अलग पर्पज के लिए भूख, गुस्सा, ठीक है, और अलग अलग पर्पज के लिए घुमाता है। बाघ तेज पत्तियों के फड़फड़ाने व जानवरों के चलने के की आवाज़ के बीच में अंतर कर लेता है। जो बाघ होता है ना, उसे पता होता है कि कौन सी जो है हवा के फड़फड़ा, मतलब हवा के चलने से जो पत्तियां नहीं हिलने लगती हैं, फड़फड़ाने लगती हैं, मतलब वो, और जो है कोई जानवर है या नहीं है, दोनों में अंतर कर लेता है। सोचो वो कितना ज़्यादा एक्टिव होगा, है ना। तो ये चीज़ याद रख लेनी है। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात के बारे में क्या याद रखना है कि आपसे 6 गुना ज़्यादा वो अंधेरे में देख सकता है, ठीक है। अपनी हवा की कंपन से मूछे द्वारा लोगों को भाप लेता है। 3 किलोमीटर दूर से उसकी गुर्राहट को, उसके गुर्राने की आवाज़ को सुना जा सकता है। अपने कानों को डायरेक्ट फिक्स करके मोड़ सकता है, अलग अलग पर्पज के लिए भी मोड़ता है। बाघ पत्तियों के फड़फड़ाने और जानवरों की चलने की आवाज़ में अंतर जो है ढूंढ लेता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? 1973 में आया था, 1973 में आया था। टाइगर के संरक्षण के लिए, टाइगर को बचाने के लिए, किससे बचाने के लिए? तस्करी से बचाने के लिए भाई, ठीक है। कब आया था? अगर प्रोजेक्ट बाघ आ जाए ना, तब भी आप 1973 लगाओगे, ठीक है। तो बाघ टाइगर एक ही होता है, कभी भी कंफ्यूज मत होना। यूपीपीसीएस में एक बार आंसर आया था कि प्रोजेक्ट बाघ, है ना। तो मैंने क्या करी पता है आपको? मैंने तो भाई प्रोजेक्ट टाइगर पढ़ा था। अब उतना याद नहीं आ रहा था कि बाघ को ही टाइगर कहते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम होता है, ठीक है। तो इधर बाघ के चक्कर में मैंने कहा ये तो पढ़ा ही नहीं है बाघ क्या होता है, ठीक है। और जबकि मुझे अच्छे से पता था यार, मैं गांव से हूँ, तो मुझे बाघ और टाइगर के बीच में अंतर नहीं पता भाई। गांव की लैंग्वेज मुझे नहीं पता कि हिंदी में बाघ किसे कहते हैं, बिल्कुल पता है। बट एग्ज़ाम का जो प्रेशर होता है ना, वो सब कुछ भुलवा देता है, ठीक है। तो मैं आपको अभी से बता दे रही हूँ कि अगर प्रोजेक्ट बाघ आ जाए तब भी 1973 लगा के आना, क्योंकि टाइगर को बाघ ही कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? 1973 में आया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जानवर हर विषय वस्तु को ब्लैक एंड वाइट कलर में देखते हैं। मतलब जानवर किसी भी चीज़ को क्या करते हैं? ब्लैक और वाइट कलर में देखते हैं, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट कलर में। स्वाथ क्या होता है? भालू जैसा दिखने वाला एक जानवर होता है, ठीक है। तो जानवरों के बारे में सबसे पहली बात आपको याद रखना है कि हर चीज़ को ब्लैक एंड वाइट कलर में देखते हैं, ठीक है। या तो ब्लैक दिखेगी या फिर वाइट दिखेगी। स्वाथ जो है भालू जैसा दिखने वाला एक जानवर होता है, जो बिल्कुल भालू जैसा ही दिखता है। मतलब देखोगे तो आपको लगेगा वो भालू है, लेकिन वो स्वाथ होता है, ठीक है। स्वाथ पेड़ों पर उल्टा लटक कर सोता है। कैसे सोता है? पेड़ों पर उल्टा लटका हुआ सोता है। उल्टा मतलब क्या? आपके पैर ऊपर हों और सर नीचे हो, ठीक है, तो ये समझ जाओ कि आप उल्टा हो, ठीक है। वैसे ही स्वाथ क्या करता है? उल्टा लटक के सोता है पेड़ों में, ठीक है। और स्वाथ क्या करता है? ज़्यादातर टाइम जो है सोने में गुजार देता है। क्यों? क्योंकि वो आलसी होता है ना, ठीक है। स्वाथ क्या हो, आलसी, बहुत आलसी जानवर होता है, और दिन में लगभग 17 घंटे तक की नींद लेता है, सोता ही रहता है, ठीक है। और क्या करते हैं स्वाथ? पेड़ों की पत्ती खाकर जो है अपना जीवन व्यतीत करता है। मतलब जिस पेड़ पर सोता है, उसी पेड़ की पत्ती को खा लेता है अपनी भूख मिटाने के लिए, और फिर सो जाता है। अभी आप ही सोचो कि 24 घंटे में जब वो 17 घंटे सो रहा है, ठीक है, तो बाकी जब भूख लगती है तो उठता है, खा के फिर सो जाता होगा। बहुत आलसी जानवर होता है, ठीक है। जब तक पेड़ की पत्ती नहीं ख़त्म होती है ना, वो पेड़ से उतरता ही नहीं है। मतलब एक पेड़ में वो अपने जीवन का 5 साल तक एक ही पेड़ में गुजार लेता है, और जब उस पेड़ की सारी पत्ती ख़त्म हो जाती हैं तब वो दूसरा पेड़ चेंज करता है, ठीक है। 40 वर्ष तक के जीवन में जो है स्वाथ 8 पेड़ बदल चुका होता है। मतलब क्या? चढ़ता रहता है जब तक एक पेड़ की पत्ती नहीं ख़त्म होती है। जब पेड़ की पत्ती ख़त्म हो जाती हैं तब वो दूसरे पेड़ में जाता है। क्यों नहीं जाता है? आलस के कारण नहीं जाता है, ठीक है। तो ये लगभग एक पेड़ में कब तक रहता है? 5 साल तक रहता है। हफ्ते में एक बार ज़मीन में उतरता है, ठीक है। तो ये स्वाथ जो है हफ्ते में केवल एक ही बार ज़मीन में उतरता है। स्वाथ के बारे में आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये बहुत ज़्यादा आलसी है, पेड़ों पे उल्टा लटक के सोता है, भालू जैसा दिखता है, 17 घंटे की नींद लेता है,
ठीक है, और अपने जीवन में 8 पेड़ बदलता है और लगभग 5 साल तक एक पेड़ में रहता है। तो ये चीज़ें आपको याद रख लेनी है। जिम कॉर्बेट कहाँ है? उत्तराखंड में है। ठीक है, और ये यही तो हेमिस या हेली नेशनल, अरे हमने वो पढ़ाया है ना इंडियन ज्योग्राफी वाला मैराथन, आप देख लेना। भारत का पहला, दूसरा, ये सब मैंने अच्छे से पढ़ाया। भरतपुर कहाँ पे है? राजस्थान में है। घाना भी राजस्थान में है। कालबेलिया क्या है? कालबेलिया सपेरे की एक जाति है। ठीक है, ये भी आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ठीक है, तो कालबेलिया एक सपेरे की एक प्रकार की जाति होती है। नागगुफ्फन रंगोली कहाँ पे है? सौराष्ट्र, गुजरात या दक्षिण भारत में है। ठीक है, भारत में पाए जाने वाले सभी सांपों में 4 प्रकार के सांप जो है सबसे जहरीले सांप होते हैं। आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। तो भारत में कितने प्रकार के जहरीले सांप होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? जैसे कि नाग, कैरेट, दुबोइया, फाई, ये सारे जहरीले सांप होते हैं। सांप के 2 दांत होते हैं, इन्हीं द्वारा शरीर जहर में जाता है। सांप के कितने दांत होते हैं? 2 होते हैं। सांप के जहर को कम करने के लिए सीरम दवा दी जाती है। ठीक है, अभी सीरम इंस्टीट्यूट करंट में भी था, क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट ने कोरोना की कुछ दवा वगैरह बनाई थी। लेकिन जो सांप है ना, जो सांप के जहर को कम करने के लिए सीरम दवा दी जाती है। ठीक है, सांप के जहर को कम करने के लिए। नेपेंथिस जो पौधा है, ये कहाँ पे पाया जाता है? ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इस पौधे के बारे में क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि ये एक प्रकार का, मतलब ये पौधा जो है छोटे मोटे जानवरों को खाता है, मतलब ठीक है, छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े उनको खाता है। और नेपेंथिस ये पौधा ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मेघालय, ठीक है, इसमें पाया जाता है। मेघालय भारत में है, बाकी ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया में भी ये पौधा पाया जाता है। इस पौधे का आकार एकदम पीचर प्लांट की तरह होता है, घड़े के आकार का होता है ये पौधा। ठीक है, और ये इसमें एक अजीब प्रकार की अजीब सी स्मेल निकलती रहती है। इस पौधे से अजीब सी सुगंध निकलती है। ठीक है, गंध निकलती है जो कीड़ों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। ठीक है, क्या करती है? कीड़ों मकोड़ों को अट्रैक्ट करती है। और जैसे भी कोई कीड़ा इस पौधे पर बैठता है ना, इसका मुंह खुला होता है, एकदम घड़े के आकार की तरह होता है। जैसे कोई कीड़ा मकोड़ा बैठता है ना, वो उसको खा लेता है। ठीक है, और ये बहुत चालाक पौधा होता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। ये पौधा कीड़े मकोड़ों व छोटे जीवों को खा लेता है, जैसे मेढक, चूहा, इन सबका शिकार कर लेता है। वेल्क्रो स्विट्जरलैंड के जॉर्ज मिस्ट्रल द्वारा निर्मित किया गया है। ठीक है, 1948 में बीजों पर बने छोटे हुक्स को कपड़ों पर लगाने के कारण निकाला जाता है। ठीक है, हरी मिर्च, टमाटर जो है, हरी मिर्च, टमाटर, आलू आदि जो है पुर्तगाली व्यापारी दक्षिणी अमेरिका से भारत लाए थे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हर साल आता भी है। ठीक है, हरी मिर्च भारत में कौन लाया था? पुर्तगाली लाए थे भारत में। कहाँ से लाए थे? अमेरिका से लाए थे। अगर भारत में लाने की बात होगी ना, तो कौन लाए थे भारत में हरी मिर्च, टमाटर, आलू, ये सब पुर्तगाली लेकर आए थे। लेकिन अगर आपसे ऐसा पूछा जाता है कि कहाँ से लेकर आए थे भारत में पुर्तगाली ये सारी चीज़ें, तो वो दक्षिण अमेरिका से लेकर आए थे। बंद गोभी, मटर, ये कहाँ की है? यूरोप की है। सोयाबीन चाइना की है। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अलबरूनी 1000 वर्ष पहले जो है उज्बेकिस्तान से भारत आया और 1973 में मतलब 1973 में आया था, 1000 वर्ष पहले लगभग। ठीक है, घड़सीसर तालाब जो है जैसलमेर के राजा घड़सी ने बनवाया था। ठीक है, घड़सीसर तालाब किसने बनवाया था? जैसलमेर के राजा घड़सी ने बनवाया था। ठीक है, अमृत सागर दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की सागर है। ठीक है, और इसकी जो लवणता है, सैलिनिटी है इसकी, ये एक लीटर पानी में 300 ग्राम इसमें नमक पाया जाता है। तो इसमें लवणता सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, और इसमें इतनी ज़्यादा लवणता है इस सागर में कि अगर कोई जाता है ना इस सागर के अंदर, तो लवणता के कारण वो डूबता ही नहीं है, क्योंकि उसमें लवणता बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सिनकोना वृक्ष जो है, सिनकोना एक वृक्ष होता है। ठीक है, इस वृक्ष की छाल से जो है
मलेरिया की दवाई बनाई जाती, आई थिंक उस दवाई का नाम है क्लोरोक्विन। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक जरूर करना, क्लोरोक्विन ही है। ठीक है। एनीमिया हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से होता है। एनीमिया किससे होता है? हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से होता है। इसमें गुड़, आंवला, हरी सब्जी, पत्तीदार फल आदि का सेवन करना चाहिए। मिजो भाषा कहाँ की है? मिजोरम की है। रैपलिंग का मतलब होता है पहाड़ से उतरना। हिमालय में जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला बछेंद्री पाल है। ये भारत की पहली एवं विश्व की 5वीं महिला है। ठीक है। ये गढ़वाल के नकुड़ी गांव की रहने वाली हैं बछेंद्री पाल। 30 मई 1984 के दिन 1:60 पर ये चढ़ी थी। माउंट एवरेस्ट को नेपाली भाषा में क्या कहते हैं? सागर माता कहते हैं। गोलकुंडा का किला 1518 से 1687 तक कुतुब शाही सुल्तानों ने इस पर राज किया था। नील आर्मस्ट्रांग जो है चांद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। कब पहुंचे थे? 1969 में पहुंचे थे। मुंबई से दिल्ली के बीच का रास्ता कितना है? 1400 किलोमीटर लगभग। ठीक है। बाद में ऐसी कोई सेवा हो जाए कि मतलब कुछ कनेक्टिविटी बढ़ जाए जिससे कम हो जाए रास्ता, तो नहीं। अभी तक का कितना है? 1400 किलोमीटर। ठीक है, ये बात आपको याद रख लेनी है। अब इसके बाद आपका जितना भी NCERT की 3, 4, 5 की NCERT है उसका मतलब वीडियो आपको मिल जाएगा 1-2 दिन के अंदर। उसके बाद बाकी की सारी चीज़ें कराई जाएंगी। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आएंगे। इस वीडियो को करने के बाद आप ज़रा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा लेना, ज़्यादातर चीज़ें वहीं से हो जाएंगी। ठीक है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों में जो लोग सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं। ठीक है। और उसके बाद आपको इसकी PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगी आपको। ठीक है। और बाकी आपका CDP हिंदी का भी वीडियो बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।